Hello friends, welcome back to my channel. So today in this video, we will learn about the significance of Ascidian tadpole or the importance of Ascidian tadpole. हमने फ्रेंड्स एसिडियन टैडपोल पढ़ा. इट मीन्स लास्ट वीडियो में हम जो टैडपोल पढ़ रहे थे, टैडपोल लार्वा देखा था हमने हर्डमैनिया का, उसे ही हमने एसिडियन टैडपोल बोला था. एसिडियन वर्ड हमने इसे क्यों दिया है? क्योंकि ये एसिडियसी क्लास से बिलोंग करते हैं हर्डमैनिया. ओके, सो हमने उसका डेवलपमेंट और पूरी टाइप स्टडी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है एंड मैंने इस पूरी की प्लेलिस्ट बना रखी है. सो फ्रेंड्स, अगर आपको एक हर्डमैनिया का टॉपिक ही लेना है, अगर आप टाइप स्टडी पढ़ना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड आपको सारी ही वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में एक साथ मिल जाएंगी. ओके, सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस. हमें इसे सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो एग्जाम्स में भी आती है. पूछा जाता है कि एसिडियन टैडपोल की सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. सो लेट्स स्टार्ट. The presence of a tadpole larva in the life of history of Herdmania and other Ascidians is significant in the following ways. अब जो प्रेजेंस, इट मीन्स जो टैडपोल लार्वा की जो प्रेजेंस होती है, इट मीन्स हर्डमैनिया की लाइफ हिस्ट्री में, या फिर अगर हम दूसरे एसिडियंस की भी लाइफ साइकिल देखें तो उनमें भी एक लार्वल स्टेज आती है और उसकी प्रेजेंस लार्वल स्टेज जो है उसका होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे काफ़ी वेज में, इट मीन्स बहुत सारे तरीक़ों से वो इम्पॉर्टेंट है. लाइक फर्स्ट जो उसकी सिग्निफिकेंस देखी जाती है वो देखी जाती है टेक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस. टेक्सोनॉमी में उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सो द लार्वा possess true coded characters such as notochord and dorsal tubular nerve cord which are lacking in the adult. Thus, the Ascidian larva provides the clue for including the Ascidian under the phylum Chordata. अब फ्रेंड्स, अगर हम Chordata phylum की बात करते हैं तो आप किस ऑर्गेनिज्म को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को आप कैसे कह सकते हो कि ये Chordata phylum से बिलोंग करता है? आपके पास कोई तो एक रीज़न होना चाहिए. सो Chordata phylum में हमने उन्हीं एनिमल्स को, उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को डाला है जिनके पास क्या है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है या वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है, वर्टिब्रे प्रेजेंट है. सो फ्रेंड्स, नोटोकॉर्ड कह सकते हैं हम, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने हर्डमैनिया को क्या करा है, Chordata phylum में इनको हर्डमैनिया को इंक्लूड किया है. सो अगर हमने जो मॉर्फोलॉजी देखी थी, हमने हर्डमैनिया का जब स्ट्रक्चर देखा था तो हमने पढ़ा था कि कहीं भी नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट नहीं होती एडल्ट हर्डमैनिया में, या बट इट इज़ प्रेजेंट इन द लार्वल स्टेज. हमने जब टैडपोल लार्वा देखा था तो लार्वा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, उसके साथ डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कोड भी प्रेजेंट थी. तो फ्रेंड्स, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से हमने हर्डमैनिया को किस में इंक्लूड किया है, Chordata phylum में इंक्लूड किया है. एसिडियन लार्वा हमें वही तो बताता है, एक क्ल्यू दे रहा है कि एसिडियास जो है, एसिडियन जो लार्वा है, इट मीन्स जो हर्डमैनिया, ये ऑर्गेनिज्म किस में आने चाहिए, Chordata phylum में आने चाहिए. हाँ, कुछ डेवलपमेंट चेंजेस की वजह से उनमें एडल्ट में नहीं है, बट जब लार्वल स्टेज है उनमें, उस टाइम पे उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है. नाउ विदाउट लार्वा द ट्रू नेचर एंड टेक्सोनॉमिक पोजीशन ऑफ डिजेनरेट सेडेंटरी एडल्ट एसिडियंस वुड हैव रिमेन. अगर लार्वल स्टेज होते ही नहीं, आप इमेजिन करो तो क्या होता. हमें कभी भी, हम हर्डमैनिया को कभी भी Chordata phylum में इंक्लूड ही नहीं करते, क्योंकि ट्रू नेचर जो है, टेक्सोनॉमिक पोजीशन पे हम कब रखते हैं, सबका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, हमने कि सारे ऑर्गेनिजम्स को किस बेस पर उनको कैटेगरी दी है, किस बेस पर हमने उनको डिफ्रेंशिएट किया, डिवाइड करा है, किसी न किसी एक बेस को लेकर के. लाइक Chordata phylum का सबसे बड़ा बेस ही है नोटोकॉर्ड जिनमें प्रेजेंट है वो दे आर इंक्लूडेड इन द Chordata. सो लार्वा अगर नहीं होता लार्वल स्टेज, तो एक हमको जो एक डिजेनरेट सेडेंट्री जो है, डिजेनरेट फॉर्म है, जो हर्डमैनिया एडल्ट सेडेंट्री है, इट कांट डू लोकोमोशन. सो इस ऑर्गेनिज्म को हम कभी भी किस में नहीं रखते, कभी भी हम Chordata phylum में इंक्लूड नहीं करते. सो ये तो फर्स्ट इसकी इंपॉर्टेंस हो गई, सिग्निफिकेंस हो गई. सेकंड है इसकी फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस. सो फाइलोजेनेटिक इवोल्यूशनरी टॉपिक से रिलेटेड है. सो फाइलोजेनेटिक सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? ऑन द बेसिस ऑफ रिकैपिचुलेशन, मीन्स इवोल्यूशन के बेस पर अगर हम देखें, इवोल्यूशनरी पर्पस के बेस पे अगर देखें तो द एसिडियन लार्वा possessing the chordate features is considered as the relic of the free swimming ancestral vertebrates. अब अगर रिकैपिचुलेशन, इट मीन्स इवोल्यूशन के बेस पर अगर हम देखते हैं, सो एक जो एसिडियन लार्वा हमें क्या बताता है, कि
कॉर्डेट फीचर्स एक लार्वा में हमें नजर आ रहे हैं और इससे ये पता चलता है कि शायद एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स जो होंगे इट मीन और इससे पहले इट मीन्स जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, जो आज आई थिंक जिनके बारे में साइंटिस्ट भी नहीं जानते, किसी को नहीं पता, क्योंकि जो जानते हैं वो तो हमने पढ़ लिए, वही हम पढ़ रहे हैं। ओके, सो जो वर्टिब्रेट जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स क्या हम पता लगा सकते हैं कि शायद वो क्या होंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। लाइक फ्रेंड्स, अभी तो ये तो हमारा हो गया यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, हमने सारे ही प्रोटोकॉर्डेट्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट हम यूकॉर्डेटा पर जाएंगे जिसमें हम वर्टिब्रेट्स पढ़ेंगे। जस्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारा वर्टिब्रेटा ही होगा। सो वर्टिब्रेटा में हम जिनके नेम्स पढ़ेंगे तो उसमें ये तो वो है जिनको साइंटिस्ट ने फॉसिल्स के थ्रू या जिनको सर्च कर दिया, रिसर्च के थ्रू हमें पता है कि ये एग्जिस्ट करते थे, बट उनसे पहले भी तो कोई ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके बारे में साइंटिस्ट को नहीं पता। सो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो वर्टिब्रेटा, एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स जो होंगे वो मे भी कैसे हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज या फ्री स्विमिंग एंसेस्ट्रल वर्टिब्रेट्स, पुराने वर्टिब्रेट्स फ्री स्विमिंग फॉर्म में एक लार्वल स्टेज लाइक स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट होंगे, या उस टाइम पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जो अब क्या हो चुके, एक्सटिंक्ट हो चुके। देन नेक्स्ट इज डिस्पर्सल। डिस्पर्सल मीन्स क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। सो द एडल्ट एसिडियंस बीइंग सेडेंटरी, द फ्री स्विमिंग हैबिट ऑफ द लार्वा प्रोवाइड्स द ओनली मीन्स ऑफ द डिस्पर्सल ऑफ द स्पीशीज। अब अगर आप सोचो कि हमने जब एडल्ट देखा एसिडियंस, सो ये तो लोकोमोशन करता ही नहीं है, तो सेडेंटरी है, एक ही जगह पे रहता है। तो इसका मतलब तो क्या हुआ कि अगर स्टार्ट से ऐसा ही है, तो अगर जहाँ पर फर्स्ट हर्डमैनिया जहाँ स्पीशीज हुई है, जहाँ डेवलप हुई है, जिस एरिया में जहाँ पहला हर्डमैनिया फर्स्ट स्पीशीज देखी गई है, तो इसका मतलब सारे स्पीशीज, सारे ऑर्गेनिज्म हर्डमैनिया उसी जगह पे देखे जाएंगे, दूसरी जगह तो होनी ही नहीं चाहिए ये स्पीशीज। सो इसको अगर हम ये देखें तो ये तो ऐसा नहीं होता है, हर्डमैनिया तो पूरे वर्ल्ड में हर ओशियन सीज में हमें दिख जाएंगे। सो इसका रीज़न क्या है, इट इज़ दैट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द रीज़न, इट इज़ लार्वा। लार्वल स्टेज होती है क्योंकि लार्वा तो हाईली फ्री स्विमिंग, हाईली मोटाइल होता है, हाईली मूवेबल होता है, वो तो फ्री स्विमिंग करता है, इट मीन्स फ्रीली स्विम करके एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है। सो इसी की वजह से जो हर्डमैनिया है वो ओनली एक ही जगह पे नहीं है, वर्ल्ड में बहुत सारे ओशंस में होता है, सिर्फ एक ही एरिया में ही स्टार्ट से लेकर अभी तक स्पीशीज प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो लार्वा ही एक है जो क्या करता है, इस सेडेंट्री ऐसे एक ऑर्गेनिज्म जिसे हम हर्डमैनिया कहते हैं उसका डिस्पर्सल कर रहा है, उसे डिस्प्लेस कर रहा है। इससे और क्या होता है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग बेटर साइट्स रिगार्डिंग फूड एंड प्रोटेक्शन। अब इसकी वजह से इनको एक और इनके पास एक चांस है, एक और इनका जो फ़ायदा है वो क्या है कि इनको बेटर साइट मिल जाती है, दूसरी जगहों पे और अच्छा खाने का फूड मिल जाता है, इनको इजीली फूड खा सकते, गेन कर सकते, प्रोटेक्शन इन्हें मिल जाती है। अगर एक जगह पे हर्डमैनिया को ईट करने वाले, फीड करने वाले दूसरे फर्दर ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनसे वो सेफ रह सकते हैं, उनको खुद को एक प्रोटेक्टिव एक एरिया मिल जाएगा, प्रोटेक्शन मिल जाएगी, thus ensuring survival of the race, जिसकी वजह से आज भी ये जो रेस है, आज भी ये स्पीशीज सर्वाइव कर रही है। अगर एक ही जगह पे फ्रेंड्स होता है, एक ही जगह पे कोई स्पीशीज है, एक ही एरिया कंटिन्यूसली इतने मिलियंस ऑफ ईयर्स, जब से ये फर्स्ट स्पीशीज जब से ओरिजिनेट हुई होगी, फर्स्ट ये जो ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेट हुआ होगा, तब से लेकर आज तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो एक ही एरिया में हो। इसकी मतलब इसका एक ही रीज़न है, इस रेस को कंटिन्यूसली एंश्योर हो रहा है, आगे भी ये जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू हो रही है। इसका रीज़न क्या है, एक लार्वा, क्योंकि लार्वा ही क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होता है, वो एक जगह थोड़ा रहता है, तो हाईली मोटाइल होते हैं। ओके, सो आज भी ये अगर सर्वाइव कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, तो उसका रीज़न क्या है, इसकी लार्वल स्टेज, दैट इज टेडपोल। नाउ नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, ये लास्ट है। और ये क्या है, स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ हर्डमैनिया प्रोवाइड्स बेस्ट एग्जांपल ऑफ मोज़ेक एग्स विद द वेल डेवलप्ड एंड वेल डिफरेंशिएटेड ooप्लाज्म एंड हाईली डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। सो हमने मोज़ेक एग्स, हमने, आपको याद होगा हमने जब डेवलपमेंट ऑफ हर्डमैनिया पढ़ा था तो उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रीजम्प्टिव एरियाज पढ़े थे। सो प्रीजम्प्टिव एरियाज में क्या था, जो मोज़ेक एग्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद जो ooप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म होता है किसका, एग का, तो वो कैसा होता है, मोज़ेक एग्स हमको नजर आते हैं, मोज़ेक एक टेक्सचर नजर आता है, लाइक मोज़ेक टाइल्स होती है डिज़ाइन वाला, सो उस टाइप का हमें दिखता है। तो ये जो डेवलपमेंट है हर्डमैनिया, ये बेस्ट एग्जाम्पल है मोज़ेक एग्स का, प्रिजम्प्टिव एरियाज का।
जिसमें क्या होता है, वेल डेवलप्ड वेल डिफ्रेंशिएटेड ऊ प्लाज्मा दिखता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड ऊ प्लाज्मा दिखता है। ऊ प्लाज्मा का हमको एक एक पार्ट, उस एक सिंगल सेल का ही हम सॉरी डिप्लॉइड सेल का, दैट सिंगल सेल का ही हम क्या कर सकते हैं, एक एक पार्ट डिफ्रेंशिएटली डेवलप्ड डिफ्रेंशिएटेड पार्ट को हम रीड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं इजीली। हाईली डिटर्मिनेट टाइप ऑफ डेवलपमेंट, और इसका डेवलपमेंट भी हाईली डिटर्मिनेट टाइप का होता है। हमने पूरा पढ़ रखा है ऑब्वियसली, ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, डेवलपमेंट ऑफ हर्टमैनिया पढ़ रखा है। नाउ एसिडियंस आर दी ओनली कॉर्डेट्स एग्जिबिटिंग ट्रू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, जिसका हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में पढ़ा था, तो ये सबसे ट्रू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस प्रॉपर वे जो इस मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस का है वो कौन शो करते हैं, एसिडियंस शो करते हैं। एसिडियंस लार्वा जो है, एसिडियंस जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब ट्रू रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं। देन द क्लीवेज इन एसिडियंस टेंड्स टू सेग्रीगेट साइटोप्लाज्मिक टेरिटरीज हैविंग डिफरेंट बायोलॉजिकल, हिस्टोकेमिकल एंड बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज। अब जो क्लीवेज प्रेजेंट होता है एसिडियंस में, जो क्लीवेज होता है इनमें, दैट इज होलोप्लास्टिक क्लीवेज, इनमें जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, जो इनकी साइटोप्लाज्मिक टेरिटरीज है, इट मीन्स वो जो पूरा साइटोप्लाज्म सेल का उसका एक एक पार्ट को सेग्रीगेट करता है, जिसकी वजह से हमें मोज़ेक एग्स दिखते हैं, मोज़ेक स्ट्रक्चर दिखता है। इसके थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट जो बायोलॉजिकल, हिस्टोकेमिकल और बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज है उस सेल की, एसिडियंस के जो सेल्स हैं उसकी जो लार्वा, इट मीन्स जो लार्वा में कंटिन्यू, वो जो एग जो होगा वही तो लार्वा में डेवलप होगा। तो जब क्लीवेज के टाइम पे इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी कर सकते हैं उस सेल की। हिस्टोकेमिकल, इट मीन्स जो टिश्यूज फॉर्म होंगे, नेक्स्ट हिस्टोकेमिकल मीन्स जो टिश्यूज के जो केमिकल जो प्रॉपर्टीज होती है उनको पढ़ना, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, बायोलॉजिकल जितनी भी जो बॉडी का जो कैसा है स्ट्रक्चर है, मेटाबॉलिज्म है, इन सब को स्टडी करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, दैट इज लार्वल स्टेज। ओके, क्योंकि क्लीवेज के बाद ही तो प्री लार्वा डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है, जिसमें हम लार्वा के बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हियर इट इज फिनिश्ड। सो यहाँ पर आपका सिग्निफिकेंस ऑफ एसिडियन टेडपोल फिनिश होता है। एंड फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने टाइप स्टडी जो हर्टमैनिया की पढ़ी है वो यहाँ पर पूरी कंप्लीटली फिनिश हो जाती है। And friends, if you find any doubt related to this topic, so you can ask me in the comment box, and please do like, share, comment the video and subscribe the channel so that you will get notification whenever I upload new video. Thank you friends, bye.